बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप सब? आज हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये भी पेपर के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बाकी आगे की क्लासेस में भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या है हमारे टॉपिक का नाम? क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट, क्रोमेटोग्राफी लफ्ज़ जो है ये आपने सुना ही होगा, कहीं ना कहीं आपने क्रोमेटोग्राफी ज़रूर सुना होगा छोटी क्लासेस में। क्रोमेटोग्राफी स्टूडेंट क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी की इन्वेंशन किसने की थी? सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्या थी और अब ये किस किस जगह पर यूज़ हो रहा है, तो ये सब कुछ हम जानेंगे आज के लेक्चर में। तो कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और अपना टाइम ज़ाया करना बंद कर दीजिए क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम्स आपके जल्द आ रहे हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से स्टार्ट कर लीजिए और मेरा हर एक लेक्चर ध्यान से सुनिए क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा अहम है और आपकी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके स्टूडेंट, आप बहुत थोड़े वक्त में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं मेरे चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स विद आयशा खान से। ओके स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट आवर टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। स्टूडेंट, क्रोमेटोग्राफी जो वर्ड है ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, क्रोमा एंड ग्राफी। क्रोमा एंड ग्राफी। स्टूडेंट, क्रोमा का मतलब होता है कलर, ओके, और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। क्रोमा का मतलब होता है कलर और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ? कलर राइटिंग। पहले तो इसे कलर राइटिंग के तौर पे इस्तेमाल किया गया। इसे कलर राइटिंग, इसका नाम क्रोमेटोग्राफी क्यों रखा गया, ये सब हम जानेंगे इस टॉपिक में। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट? क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक सेपरेशन टेक्निक है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जा रही है मुख्तलिफ चीज़ों की सेपरेशन के लिए। Chromatography is a laboratory technique for the separation of mixture. The mixture is dissolved in a fluid is called the mobile phase, which carries it through structure holding another material called stationary phase. The various constituents of mixture travel at different speeds, causing them to separate. स्टूडेंट, क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बताया कि ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है और ये बहुत ही ज़्यादा जो है यूज़ की जा रही है। इसमें होता क्या है? इसमें स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन होती है और मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोई भी जो मुख्तलिफ मिक्सचर्स होते हैं उसमें सेपरेशन की जाती है। मतलब अगर हमारे पास किसी चीज़ का भी सोल्यूशन है तो उसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट क्रोमेटोग्राफी जो है एक रशियन बॉटनिस्ट मिकाली टेस्विट जो है उसने 1903 में यूज़ की थी। ओके, क्या नाम है उसका? मिखाली टेस्विट। जो भी आप इसे मिखाली कह दें या मिखाली कह दें, तो इसका नाम क्या था? MIK मिखाली टेस्विट ने कब दी थी? 1903 में। स्टूडेंट, ये जो मिखाली टेस्विट था इसने और जो है क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया किसमें? प्लांट्स के जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोफिल और एक्जेंथोफिल। कौन से? क्लोरोफिल और एक्जेंथोफिल कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स की लीव्स में। दो पिगमेंट्स जो थे क्लोरोफिल और एक्जेंथोफिल जो के प्लांट्स ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स में पाए जाते थे, उसने उनकी सेपरेशन के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया। ओके स्टूडेंट, इन पिगमेंट्स के कलर मुख्तलिफ होते हैं, इस वजह से उसने इसे कलर राइटिंग का नाम दिया, मतलब क्रोमेटोग्राफी। मैंने आपको बताया ना, क्रोमो का मतलब है कलर एंड ग्राफिक मीन्स राइटिंग। तो किसने किया था इसे ईजाद? मिखाली टेस्विट ने
कब? 1903 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, उसने क्या किया था? हु यूज दिस टेक्निक टू सेपरेट पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल एंड एक्जेंथोफिल। मैंने आपको बताया कि उसने दो पिगमेंट्स जो हैं प्लांट्स की लीव्स में पाए जाते हैं, क्लोरोफिल और एक्जेंथोफिल, उनकी सेपरेशन के लिए उसने क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक जो है इसे यूज किया। अब स्टूडेंट इसका नाम तो होता है कलर राइटिंग, क्रोमेटोग्राफी। इसका नाम इसकी इन्वेंशन की वजह से पड़ा, क्योंकि उसमें सेपरेशन जो मिखाइल टेस्विट था, उसने इसमें कलर्स की, जो मुख्तलिफ किस्म के पिगमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, उनकी सेपरेशन के लिए इसे यूज़ किया था। लेकिन अब ये कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। तो ये सिर्फ जो कलरफुल चीज़ें होती हैं उनकी सेपरेशन के लिए नहीं, बल्कि हर किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेपरेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज़ की जाती है। ओके स्टूडेंट, और ये टेक्निक इसका प्रोसीजर क्या है? दिस टेक्निक अचीव्स द सेपरेशन ऑफ सिमिलर कंपोनेंट बाय अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल माइग्रेशन। दिस टेक्निक was invented by Russian botanist Mikhail Tesvit in 1903, who used this technique to separate pigments like chlorophyll and xanthophyll of green plants leaves by passing solution। उसने कौन सा solution में से उन पिगमेंट्स क्लोरोफिल और xanthophyll को पास करवाया था? Petroleum ether through a vertical glass tube packed with a powdered calcium on the column of packing material and different pigments सेपरेटेड इनटू डिफरेंट बैंड। मुख्तलिफ जो कलर्स हैं, मुख्तलिफ जो पिगमेंट्स हैं, वो एक बैंड की सूरत में एक हमारी जो ट्यूब होती है उसके अंदर लेयर बाय लेयर बन गए थे, उन्होंने बैंड्स बना दिए थे। तो फिर बाद में से इस टेक्निक को मुख्तलिफ किस्म की सेपरेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, बल्कि तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। Following are the principles given below. Chromatography usually consists of mobile phase and stationary phase. स्टूडेंट, जब भी क्रोमेटोग्राफी की जाती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सेपरेशन के लिए, तो उसमें उसे सोल्यूशन को दो फेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। एक उसकी क्या होती है? मोबाइल फेज, और दूसरी स्टेशनरी फेज। स्टूडेंट, मोबाइल फेज क्या होती है? मोबाइल फेज में जो सोल्यूशंस आते हैं वो होते हैं, उसमें लिक्विड हो सकता है या गैस होती है। तो मोबाइल फेज में मतलब मूव करने वाली चीज़ें, लिक्विड भी मूव करता है और गैस भी मूव करता है। तो मोबाइल फेज में मूव करने वाली, माइग्रेट करने वाली चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब ऐसे कंपोनेंट जो मूव कर सकते हो वो मोबाइल फेज में आते हैं। ओके स्टूडेंट, और जो हमारी स्टेशनरी फेज है इसमें सॉलिड चीज़ें आती हैं। ओके, सॉलिड या लिक्विड भी ऐसा हो कि वो अपनी जगह से हिले ना, मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी होनी चाहिए। ओके, तो इस सेपरेशन में क्या किया जाता है? सबसे पहले सॉल्यूशन को दो फेजेस में कन्वर्ट किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। एक होती है स्टेशनरी फेज और दूसरी होती है मोबाइल फेज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। आपको मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बारे में पता चल गया होगा, मोबाइल फेज क्या होता है और स्टेशनरी फेज क्या होता है। ओके स्टूडेंट, फिर क्या कहता है कि जो मोबाइल फेज जिसमें हमारा जो सोल्यूशन है वो लिक्विड या गैस की फॉर्म में मौजूद है, उसे जो हमारी सॉलिड फेज है, मतलब कि जो हमारी स्टेशनरी फेज है, मतलब मोबाइल फेज जो है उसे स्टेशनरी फेज से गुजारा जाता है। क्या होता है? मोबाइल फेज को स्टेशनरी फेज से गुजारा जाता है, और मोबाइल फेज के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है उसे पास करके आते हैं, और दोनों की जो डिफ्रेंशिएशन होती है, जो दोनों की पार्टीशन होती है, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के जो कंपोनेंट्स की सेपरेशन होती है वो एक इक्विलिब्रियम जो है पार्टीशन जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तौर पर होती है। मतलब जितने मोबाइल फेज से कंपोनेंट्स निकलेंगे उतने ही हमारी स्टेशनरी फेज से निकलेंगे। समझ आया? मतलब हमारे पास दो फेजेस होती हैं, एक मोबाइल फेज होती है और स्टेशनरी फेज होती है। मोबाइल फेज में हमारा सोल्यूशन किस चीज़ में होता है? उसमें या गैस हो सकती है या फिर हमारे लिक्विड हो सकते हैं, जबकि हमारी जो स्टेशनरी फेज होती है उसमें कोई सॉलिड चीज़ होगी या फिर ऐसा लिक्विड होगा कि जो मूव ना कर पाए, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी हो। तो जो हमारे मोबाइल फेज है उसे स्टेशनरी फेज से पास करवाया जाता है। मोबाइल फेज के कंपोनेंट जो हमारी स्टेशनरी फेज होती है वो सर्टन पोरस होती है, उसके अंदर सुराख होते हैं। ओके, जो हमारे मोबाइल फेज के कंपोनेंट स्टेशनरी फेज से पास होते हैं
तो साथ में ही स्टेशनरी फेज के भी कुछ कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ पास होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह दोनों की जो होती है एक्सट्रैक्शन होती है, मतलब दोनों जो खारिज हो जाते हैं, जो निकल रहे होते हैं, वो स्टेशनरी फेज पे होते हैं और उस फेज को हम कहते हैं पार्टीशन coefficient K. The equilibrium involved can be described quantitatively by means of partition coefficient. Partition coefficient जिसे K से शो किया जाता है। Okay student, which for chromatography is defined as, हमने इसकी इक्वेशन बनाई हुई है, मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाती हूँ कि ये क्या होती है। ये जो K है हमारा, ये क्या है? It is called a partition constant, and that CS, it is the analytical concentration of component in the stationary phase. CS हमारा क्या है? Analytical concentration of component. हमारे जो कंपोनेंट की कंसंट्रेशन जो है, जो हमारे स्टेशनरी फेज में मौजूद है, उसे हम CS से शो कर रहे हैं, और जो हमारी कंसंट्रेशन मोबाइल फेज की है, उसे हम CM से शो कर रहे हैं। मतलब जितने ही हमारे स्टेशनरी फेज के कंपोनेंट्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होंगे, उतने ही हमारे मोबाइल फेज के कंपोनेंट्स निकलेंगे। तो इस तरह ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम के साथ चलता रहेगा। ठीक है, एक तो इसका ये प्रिंसिपल था। ओके स्टूडेंट, नंबर 2 पे क्या है? द सेकंड कंडीशन इज दैट टाइम पीरियड। दूसरी कंडीशन होती है टाइम पीरियड। मतलब जो क्रोमेटोग्राफी है वो टाइम पे भी डिपेंड करती है। मतलब अगर हमने दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की पार्टीशनिंग करवानी है तो हम कैसे करवाएंगे? The second condition is that of time period, the duration of which tells about the retention or retardation of components by the stationary phase. अब retention और retardation क्या होते हैं students? The retardation means that overall time spent by the component is more in the stationary phase than in the mobile phase. दोबारा सुने student, ये नोट कर लें, बहुत important point है। The duration of which tells about the retention or retardation of a component by the stationary phase. The retention का मतलब क्या? Retention means that the overall time, जो पूरा मतलब जितना भी टाइम स्पेंड हुआ है कंपोनेंट्स का स्टेशनरी फेज में, इज मोर देन इन द मोबाइल फेज। मतलब जो हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा रहे हैं क्योंकि वो सॉलिड है, जबकि मोबाइल फेज तो लिक्विड और गैस थी। अब लिक्विड और गैस जो है वो तो जल्दी माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह इसका क्या है कि रिटेंशन का मतलब क्या है कि ओवरऑल टाइम पीरियड जो कि कंपोनेंट्स का गुजरा है स्टेशनरी फेज में वो मोबाइल फेज से ज़्यादा है। एंड हिंस सेपरेशन ऑफ दिस कंपोनेंट टेक प्लेस, और इस तरह कंपोनेंट्स की सेपरेशन हो जाती है। सेपरेशन ऑफ 2 or more component is possible when these components pass through a stationary phase at different time intervals. दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सेपरेशन आसानी से करवाई जा सकती है, लेकिन कैसे, किस फॉर्म में हम करवा सकते हैं? When the components pass through the stationary phase, जब कंपोनेंट्स पास करेंगे किससे? स्टेशनरी फेज से एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, मुख्तलिफ टाइम। मतलब एक जो है हमारा कंपोनेंट है वो 5 सेकंड में मूव हुआ, तो दूसरा हमारा 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड में मूव होना चाहिए, तभी हम दो कंपोनेंट्स की सेपरेशन करवा सकते हैं। This again point difference in the migration rate among the sample component. This again points to differences in the migration rate among the sample component. ये हमें क्या, किस बात के बारे में बता रहा है कि जो हमारे components हैं उनका migration rate मुख्तलिफ है। रेट आपको पता है ना स्टूडेंट क्या होता है? रेट होता है स्पीड, किसी भी चीज़ की माइग्रेशन की जो स्पीड है, मूव करने की जो स्पीड है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर आपको पता है कि जो मोबाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो जल्दी मूव करते हैं, मतलब उनका जो रेट ऑफ माइग्रेशन है वो ज़्यादा होता है देन स्टेशनरी फेज के। ओके स्टूडेंट, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या होता है? सेपरेशन ऑफ 2 or more सैम्पल कंपोनेंट टेक प्लेस। दो या दो से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं उनकी सेपरेशन होती है कब? व्हेन पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ दीज कंपोनेंट बिटवीन द टू फेजेस वेरी। जब पार्टीशन कोएफिशिएंट जो के है ये बढ़ेगा तभी दो कंपोनेंट्स की जो है सेपरेशन होगी। इट मे बी रिकॉल्ड दैट द कंपोनेंट्स इन अ सैंपल डिफरिंग ओनली स्लाइटली इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आपके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अगर एक ही तरह का होगा तो फिर तो हम दो चीज़ों की सेपरेशन नहीं ना करवा सकते, वो तो मिक्स हो जाएंगी। इसलिए हमें अगर दो मुख्तलिफ सैंपल्स जो हैं उनकी सेपरेशन करवानी है तो वो जो सैंपल है वो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।
ये मिकाली टेस्विट जो है, इसने 1903 में क्या किया था, क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट दिया था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। हमने क्या क्या पढ़ा है आज? हमने पढ़ा है कि व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। मैंने आपको बताया कि क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक सेपरेशन टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक दैट इज वाइडली यूज फॉर सेपरेशन, जिसे बहुत ही बड़े दर्जे पर सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने इसकी इन्वेंशन के बारे में पढ़ा कि किसने क्रोमेटोग्राफी जो है इसे इन्वेंट किया था, तो वो मिकाले टेस्विट था, जिसने 1903 में क्रोमेटोग्राफी को इजाद किया था। उसके बाद स्टूडेंट मैंने आपको बताई 2 फेजेस बताई, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हम जो अपने जो सैंपल्स हैं उन्हें 2 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, एक स्टेशनरी फेज और दूसरी मोबाइल फेज में। आपको पता चल गया कि स्टेशनरी फेज जो होती है उसमें सिर्फ सॉलिड मटेरियल होता है या फिर लिक्विड होता है, ऐसा लिक्विड जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा हो, मतलब वो अपनी जगह से मूव ना कर पाए। स्टूडेंट आपने जेली तो देखी होगी, तो उसमें विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा जल्दी मूव नहीं कर पाती। तो अगर लिक्विड है तो स्टेशनरी फेज में इस तरह का होना चाहिए। फिर मैंने आपको मोबाइल फेज के बारे में बताया कि मोबाइल फेज क्या होता है। मोबाइल फेज में कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, या तो वो लिक्विड होंगे या फिर वो गैस की फॉर्म में होंगे। फिर मैंने आपको प्रोसीजर बताया क्रोमेटोग्राफी किस तरह से होती है। मैंने आपको बताया कि जो मोबाइल फेज के कंपोनेंट्स हैं उन्हें पास करवाया जाता है स्टेशनरी फेज के कंपोनेंट्स में से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब क्रोमेटोग्राफी की जाती है तो उसमें मुख्तलिफ जो सोल्यूशन के अंदर मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बैंड्स बना लेते हैं और उन्हें 1 बाय 1 एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इस तरह ये वाला काम किसने किया था? मिकाली टेस्विट ने 1903 में। उसने जब प्लांट्स के पिगमेंट्स की सेपरेशन करवाई थी तो उसने यही प्रोसीजर यूज़ किया था। फिर मैंने आपको बताया कि क्रोमेटोग्राफी जो है शुरू में तो सिर्फ इसे कलरफुल मतलब प्लांट्स के जो पिगमेंट्स हैं उनकी सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता रहा, लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा इसे बड़े पैमाने पर यूज़ किया जा रहा है। कलरलेस मटेरियल जैसे ऑयल की सेपरेशन वगैरह में भी इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्रोमेटोग्राफी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर मैंने आपको इसके प्रिंसिपल्स के बारे में बताया। मैंने आपको पार्टीशन कोएफिशिएंट बताया, पार्टीशन कोएफिशिएंट को के से शो किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको एक इक्वेशन बताई, के इज इक्वल टू सी एस ओवर सी एम। के का मतलब क्या था? पार्टीशन कोएफिशिएंट, जबकि सी एस मतलब एनालिटिकल कंसंट्रेशन इन द स्टेशनरी फेज एंड सी एम इज द एनालिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन द मोबाइल फेज। ये मैंने आपको इक्वेशन अच्छे तरीके से सॉल्व करवा दी। तो आई होप मैंने आपको क्रोमेटोग्राफी का तमाम तर इंट्रोडक्शन भी दे दिया और मैंने आपको इसके प्रिंसिपल्स भी पढ़ा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे कि क्रोमेटोग्राफी की कितनी टाइप्स हैं, किस किस तरीके से क्रोमेटोग्राफी की जा सकती है। अगर आप क्रोमेटोग्राफी का लेक्चर अब आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।